नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन लॉस के बारे में, जो कि हमें किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। प्रोटीन लॉस एक ऐसा सिम्टम है जो आपको हर एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा और ज़्यादातर केसेस के अंदर ये सबसे पहला सिम्टम होता है जो हमें बताता है कि किडनी फेल हो रही है। ये सिम्टम क्रिएटिनिन के बढ़ने से पहले आता है, यूरिया के बढ़ने से पहले आता है, तो इससे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये यूरिन में प्रोटीन क्यों आ रहा है, किन वजह से आ रहा है और कैसे इस प्रोटीन को रोका जा सकता है। क्योंकि इस प्रोटीन को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में से प्रोटीन निकलता रहता है यूरिन के थ्रू, तो किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर वेट लॉस देखने को मिलता है कि पेशेंट का वेट है वो बहुत ड्रास्टिकली गिरना शुरू हो जाता है और पेशेंट की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे सीवियर होती चली जाती है। तो आज इस बारे में बात करेंगे और देखेंगे कैसे हम प्रोटीन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे प्रोटीन को हम अपनी बॉडी में रख सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ को एक नॉन कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बनाकर किडनी फेलियर का पेशेंट आराम से अपनी लाइफ बिता सकता है। हमारी बॉडी में किडनी का काम क्या है? हमारी बॉडी में किडनी का काम है खून को साफ करना, खून को साफ करके उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाला, और साथ साथ काम ये भी होता है कि बॉडी में जो प्रोटीन है, जो ब्लड के अंदर प्रोटीन है, उसको यूरिन के थ्रू बाहर ना जाने देना। क्योंकि किडनी के अंदर जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक तरह से मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहे होते हैं, और वो मेम्ब्रेन एक तरह से आपकी आरओ मेम्ब्रेन की तरह होती है जो आपके घर के फिल्टर्स के अंदर होती है, बट यहाँ पर वो पानी ना साफ करके आपका ब्लड साफ कर रही होती है। तो आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है। तो नॉर्मली अगर किसी किडनी खराब नहीं है तो क्या होगा कि ये एल्बुमिन, ये ग्लोबुलिन आपकी यूरिन के थ्रू बाहर पास नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो पोर्स होते हैं, जो साइज होते हैं छेद के, जो फिल्टर कर रहे होते हैं, वो उस प्रोटीन मॉलिक्यूल से छोटे होते हैं। छोटे होने की वजह से क्या होता है कि वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो नीचे पास होकर के यूरिन नहीं बन पाता और वो आगे पास ऑन हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग है मेम्ब्रेन की। मगर जब आपकी किडनी को किसी टाइप का नुकसान पहुंचना शुरू होता है, जैसे ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन को लीक करना शुरू कर देती है। अब इसको थोड़ा हम गहराई से समझेंगे क्यों किया, किस केस के अंदर। अगर मान लो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से क्या है कि ऊपर से प्रेशर आया। जब प्रेशर आया तो यहाँ से आपका प्रोटीन रिलीज होना शुरू किया, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, ब्लड ने ज़्यादा उसको पुश किया, मेम्ब्रेन को पुश किया, जिसकी वजह से प्रोटीन लीक हुआ। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। इसी वजह से जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, किडनी खराब नहीं है बट हाइपरटेंशन है, उनके अंदर हाइपरटेंसिव प्रोटीनूरिया देखा जाता है। और ऐसी ही कंडीशन हमें कभी कभार देखने को मिलती है फीवर में, या उन केसेस के अंदर जो बहुत ज़्यादा फटीक हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, तो भी हमें प्रोटीन लॉस इस तरह से देखने को मिलता है। अब चलते हैं डायबिटीज़ वाले केसेस के अंदर और देखते हैं कि कैसे डायबिटीज़ नुकसान पहुंचाती है इस मेम्ब्रेन को। जब आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा थी तो जो ब्लड यहाँ से निकलता था, क्रॉस करता था मेम्ब्रेन को, तो शुगर की वजह से यहाँ की जो सेल्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, ये वीक होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वीक होते हैं, जो प्रोटीन आपका ब्लड के थ्रू आ रहा है वो नीचे से रिलीज होना शुरू हो जाता है। इस वजह से हमें सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है मेम्ब्रेन के डैमेज का, वो प्रोटीन लॉस होता है। अब जो बाकी केसेस हैं आईजी नेफ्रोपैथी और पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर भी हमें प्रोटीन लॉस देखने को मिलता है, मगर वो कारण उनके पीछे दूसरे होते हैं। आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे आपके आईजी इम्यूनोग्लोबिन जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है, सूज जाती है, जिसकी वजह से जो इसका फंक्शन है वो इफेक्टेड हो जाता है और आपको नीचे से प्रोटीन लॉस देखने को मिलता है जो आपके यूरिन में आता है। इसी तरह से पॉलीसिस्टिक किडनी में होता है कि पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर जो सिस्ट फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से मेम्ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो इफेक्टेड हो जाती है। अब सवाल उठता है कि ये जो सिम्टम है ये हमें हर केस के अंदर देखने को मिल रहा है और ये हमें क्या बता रहा है? जो प्रोटीन लॉस होता है वो हमें बता रहा होता है कि किसी न किसी टाइप का डैमेज किडनी के साथ हो रहा है। किडनी की फंक्शनिंग अलग चीज़ है और मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग अलग चीज़ हो जाती है। इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जब प्रोटीन आपके यूरिन के अंदर रिलीज होता है तो कैसे पता लगता है? जब आप यूरिन पास करते हैं और देखते हैं कि पॉट में बहुत सारी झाग बन रही है, तो वो सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है। ये प्रोटीन अगर हम सही टाइम पे कंट्रोल नहीं करते तो ये पेशेंट को आगे चलकर बहुत नुकसान देता है कि पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही पेशेंट को ये सिम्टम दिखना शुरू हो, जो भी आपके लैबोरेटरीज के अंदर प्रोटीन पॉजिटिव आना शुरू हो जाए, तो वो एक तरीके से कंफर्म केस होता है आपका किडनी फेलियर का। इसको आप अक्सर अपनी जो लैब रिपोर्ट के अंदर 1+, 2+, 3+ प्रोटीन के अंदर देखते हैं, तो ये एक बहुत ख़राब साइन है। हमें इसे आप ठीक करना है। अब सवाल उठता है कि कैसे, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर आपके नेफ्रॉन्स की है, आपकी वो मेम्ब्रेन जो ब्लड को फिल्टर करती है उसमें है, तो हमें दिक्कत वहीं से सॉल्व करनी पड़ेगी। जिन पेशेंट के अंदर
ये मेम्ब्रेन लीक कर रही है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उनको सबसे पहला काम अपने ब्लड प्रेशर पे ही करना पड़ता है कि अपना ब्लड प्रेशर को कम से कम नॉर्मल लेकर आओ, क्योंकि जैसे ही वो नॉर्मल आएगा, जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है ब्लड का वो रिलीज हो जाता है और ये मेम्ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए जब भी कोई पेशेंट किडनी फेलियर का साइन संजीवनी में आता है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट उसकी कॉज का किया जाता है कि क्या कारण है कि उसकी किडनी फेल हो रही है। तो जैसे अगर इस केस में हाई ब्लड प्रेशर है तो सबसे पहले आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाएगा, जिससे आपका जो प्रोटीन जो लॉस है वो कम किया जा सके, आपकी मेम्ब्रेन को और फर्दर नुकसान से बचाया जा सके, आपके जो लेवल्स हैं क्रिएटिनिन के, यूरिया के, उन्हें कंट्रोल किया जा सके। दूसरे केस में हमने बात की थी डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के कारण में क्या हो रहा है कि डायबिटीज़ की वजह से हाई शुगर लेवल की वजह से इस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंच रहा है। तो जब तक हमारे ब्लड के अंदर शुगर की वैल्यू ज़्यादा रहेंगी, हम इस मेम्ब्रेन को किसी भी कीमत पर नहीं बचा सकते। अगर हमें इस मेम्ब्रेन को बचाना है तो हमें अपने शुगर लेवल्स को नॉर्मल लेकर आना है, चाहे वो इंसुलिन लें, चाहे हम मेडिसिन लें, चाहे हम कुछ भी करें। हमें अपनी डाइट से भी इसमें हेल्प मिलती है, तो हमें कुछ भी करना पड़े, हमें अपने शुगर लेवल्स को नीचे लेकर आना है, हमें अपना HbA1c विद इन लिमिट्स लेकर आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार आपकी शुगर नॉर्मल आनी शुरू हुई तो जो डैमेज हो चुका है वो हो चुका है, मगर फर्दर डैमेज तो नहीं होता। जो मेम्ब्रेन काम कर रही है, जिस मर्जी एफिकेसी से काम कर रही हो, उसकी एफिकेसी और ख़राब नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किडनी फेलियर के लिए कि अपनी जो दिक्कत है उसको आइडेंटिफाई करना, उसे आइडेंटिफाई कर अपनी उस जो कॉज है किडनी फेलियर का उस पर काम करना। अब चलते हैं आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर, जो बहुत कम पेशेंट होते हैं, 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर आईजी नेफ्रोपैथी पाई जाती है। अब आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन जमा हो रहे हैं, ठीक है, अब जिसकी वजह से यहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो हमने क्या करना है, हमने फर्दर आईजी इम्यूनोग्लोबिन की डिपोजिशन को यहाँ रोकना है, क्योंकि जैसे ही आईजी इम्यूनोग्लोबिन की फर्दर डिपोजिशन रुकेगी, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है वो चली जाएगी और आपकी जो मेम्ब्रेन है नॉर्मल काम करना शुरू कर देती है। आपका जो प्रोटीन लॉस है वो कम होना शुरू हो जाता है, बॉडी का जो वेट लॉस है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, क्योंकि अगर ये मेम्ब्रेन काम नहीं कर रही, वेस्ट मटेरियल प्रॉपर तरह से फिल्टर नहीं हो पा रहा होता और ये जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी में इकट्ठा हो रहा होता है। तो अब बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है उसे अगर हमने कम करना है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि बॉडी में वो वेस्ट मटेरियल बने ही कम, यानी क्रिएटिनिन और यूरिया कम बने। दूसरा तरीका ये होता है कि क्रिएटिनिन और यूरिया को बॉडी से ज़्यादा बाहर निकालो, एक्सक्रीशन उसकी ज़्यादा बढ़ाओ, जिससे आपकी जो लेवल्स हैं वो कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, क्योंकि जो भी बॉडी के अंदर जा रहा है वो खाने पीने से जा रहा है। तो किडनी फेलियर पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या खाने से क्या होगा, कब पोटेशियम बढ़ेगा, कब क्रिएटिनिन बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी डीप नॉलेज होनी चाहिए हर किडनी फेलियर पेशेंट को। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा डाइट का आपको आइडिया दे देता हूँ, जिससे आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल कर पाएंगे। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए, जिससे किडनी फेलियर का पेशेंट सबसे ज़्यादा डरता है, और वो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन ऐसी चीज़ है, अगर आपकी रिपोर्ट में 2 था, आप अगले महीने करवाते हैं वो 3 हो जाता है, फिर देखते हैं आप 4 हो जाता है, कभी कभी वो बहुत तेज़ी से जंप कर जाता है और पेशेंट इससे बहुत घबराता है। डॉक्टर भी कहता है आपके लेवल बढ़ रहे हैं, आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो इसी को सबसे पहले कंट्रोल करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर प्रोटीन को कंट्रोल करना, तो हमें देखना पड़ता है कि वो बन कहाँ रहा है। क्रिएटिनिन जो होता है वो एक तरह का वेस्ट मटेरियल होता है, प्रोटीन होता है जो हमारी मसल्स में बनता है, हमारी मसल्स में ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बनता है। तो अगर हम चाहते हैं कि मसल्स के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन कम हो, तो हमें पेशेंट को बताना पड़ता है कि आपने प्रोटीन फ्री डाइट लेनी है, यानी किसी भी टाइप का नॉन वेज मटेरियल नहीं लेना, दूध नहीं लेनी, दूध की बनी विटामिन नहीं लेनी, दालें कम से कम लेनी है, जिससे बॉडी के अंदर कम से कम अमाउंट में प्रोटीन जाए। जिससे प्रोटीन कम होने से क्या होता है, क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन कम हो जाती है, किडनी पे लोड कम हो जाता है और आपकी जो कंडीशन है वो स्टेबल हो जाती है। इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब जब वो डाइजेशन में जाता है तो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है। जब वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो रहा होता है, इससे उसकी एनर्जी बन सके और बॉडी से यूज़ कर सके, इसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनता है जो बॉडी को नहीं चाहिए होता, क्योंकि हमारी किडनी ढंग से काम नहीं करी, ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में इकट्ठा होगा, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे प्रोटीन का सिलेक्शन करेंगे जो बॉडी में फुली एब्जॉर्बेबल हो और ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए, ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो अगर मैं जानता हूँ, अगर मैं अपनी प्रैक्टिस इतने टाइम से हम कर रहे हैं, इतने पेशेंट्स आते हैं, तो एक ऐसा प्रोटीन है जो मैं पर्सनली पसंद करता हूँ और वह है मूंग की दाल।
मूंग की दाल एक ऐसी चीज़ है जो हम पेशेंट को बुखार में भी देते हैं। आपका टेम्परेचर 100 हो, 101 हो, मगर एक दाल, मूंग की दाल ऐसा प्रोटीन है जो बहुत बॉडी आराम से डाइजेस्ट कर जाती है, बुखार के अंदर भी डाइजेस्ट कर जाती है, क्योंकि ये ईजिली डाइजेस्टेबल होती है। बहुत कम ताकत लगानी पड़ती है बॉडी को इसको डाइजेस्ट करने में। तो जितने भी पेशेंट किडनी फेलियर के होते हैं, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि बॉडी अगर ठीक है तो आप प्रोटीन बंद कर दीजिए, जिससे किडनी लेवल आपके स्टेबल हो जाए। अगर नहीं कर सकते, पेशेंट बहुत वीक है, तो पेशेंट को हम रखते हैं मूंग की दाल पे, जिससे पेशेंट के अंदर जो प्रोटीन जा रहा है वो किटनिन फॉर्मेशन नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किटनिन क्योंकि हमारी मसल्स में बन रहा है, तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इसकी फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। अब जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, मसल ज़्यादा हिलेंगी और उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से किटनिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जो आपके ब्लड में बड़े बड़े रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो होती है वो है थकावट। बिल्कुल सेम एक्सरसाइज वाली चीज़ है। थकावट से क्या हुआ, आपकी मसल्स में थकावट हुई, आपने बहुत लंबी ट्रैवलिंग की, बहुत देर आप एयरप्लेन में बैठे रहे, या फिर आपने बहुत ज़्यादा ड्राइविंग की, तो आपको जो मसल्स में आपने जो अपनी बॉडी को स्टिफ बनाए रखा, उससे मसल्स में फटीक हुआ, और फटीक की वजह से आपके ब्लड के अंदर किटनिन की सिक्रीशन बढ़ गई। दूसरी चीज़ होती है फीवर। फीवर आता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारी मसल्स थकना शुरू कर देती हैं, उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से किटनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ एक और फैक्टर होता है, वो है कोल्ड क्लाइमेट का, क्योंकि जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं वो कोल्ड इल टॉलरेंट होते हैं, यानी उनको ठंड बड़ी जल्दी लगती है। अगर गर्मी भी है, अगर किसी ने फ़ैन चला रखा है, तो उनको वो ठंड महसूस हो रही होती है, इसलिए उनमें शिवरिंग जल्दी होना एक संभावित बात है। अगर उनको शिवरिंग होती है, मसल्स काँपती हैं, और मसल काँपने की वजह से किटनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जो कि आपकी रिपोर्ट में विजिबल हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो हमें पेशेंट के साथ अवॉइड करवाने चाहिए कि पेशेंट को ये दिक्कतें ना हो। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, प्रोटीन को हम कम कर देते हैं, तो बॉडी के अंदर जो किटनिन के लेवल हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, वो आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डाइट से, वो है पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर खाने पीने की चीज़ के अंदर मिलती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। और पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो कई गुना ज़्यादा खतरनाक होती है किटनिन से, यूरिया से। रीज़न क्या होता है कि जब पोटेशियम बॉडी में पड़ता है तो बहुत ज़्यादा पता नहीं लगता कि पोटेशियम बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं आते। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब जाकर मसल्स में फटीग महसूस होता है, थकावट महसूस होनी शुरू होती है, और ये थकावट आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। पोटेशियम जब नॉर्मल वैल्यूज़ में है तो आपकी मसल्स को पावर दे रहा है, मगर जब ये बढ़ जाता है तो मसल्स में फटीग पैदा कर रहा है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो भी मसल्स का बना हुआ होता है। तो अगर हमारी पोटेशियम की वैल्यूज़ नॉर्मल से अबव जा रही हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे हार्ट पर आता है कि जो उसकी हार्ट बीट है वो अरिदमिक हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि अगर मसल्स में फटीग ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें हार्ट अटैक आने के। इसलिए जब भी आपका लेवल 7+ हो जाता है, चाहे आपका किडनी नॉर्मल क्यों ना हो, विद इन रेंज क्यों ना हो, तो भी पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस पे डायलिसिस एडवाइस कर दिया जाता है कि जाकर आप फटाफट डायलिसिस करवाओ, जिससे जो आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं वो घट जाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पोटेशियम, और पोटेशियम हम अपने हर खाने पीने की चीज़ से ले रहे हैं। हमें उसे समझना है कि किस चीज़ के अंदर ज़्यादा है और किस चीज़ के अंदर कम है। तो आते हैं हम वेजिटेबल, क्योंकि नॉन वेज तो डाइट तो पूरी बंद हो गई, तो हमारे पास जो बची डाइट है वो वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन की डाइट के अंदर वेजिटेबल फ्रूट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वेजिटेबल से स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं लेनी जो ज़मीन के नीचे लेते हो, खासकर आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमीकन, कचालू, अपने शलगम, कोई भी सब्जी जो ज़मीन के नीचे लगती है उसमें कुदरती रूप से पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट साई संजीवनी में आते हैं, उनको यही सजेस्ट किया जाता है कि इन सब्जियों को आप पूरी तरह से छोड़ दो। दूसरी जो सब्जियां होती हैं जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, वो होते हैं पत्तेदार सब्जी, यानी लीफी वेजिटेबल, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से सारे के सारे किडनी फेलियर पेशेंट्स को यही सजेस्ट किया जाता है कि आप इनका सेवन ना करें। अब जो हमारे पास सब्जी बचती हैं, वो सब्जियां बचती हैं जो किसी पेड़ पे, पौधे पे, बेल पे एज ए फ्रूट लगती हैं। जैसे आपका टमाटर है, बैगन है, अपना घिया, तोरी, परवल, पेठा, करेला, अपना पम्पकिन, शिमला मिर्च, तो ये जितनी सब्जियां हैं जो किसी बेल पे, पौधे पे फल की तरह लग रही हैं, वो आप पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कुदरती रूप से पोटेशियम की मात्रा कम होती है। अब चलते हैं फ्रूट सेक्शन में और देखते हैं कौन से फ्रूट खाने होते हैं, कौन से नहीं खाने होते। फ्रूट्स के सेक्शन में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। कुछ फ्रूट्स हमें नहीं खाने होते, जैसे बनाना है, कीवी है, एवोकाडो है, डेट्स है, खजूर है,
कोकोनट वाटर है, ये हमने नहीं लेना। अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं तो बाकी जो फ्रूट्स हैं वो एक किडनी फेलियर का पेशेंट आराम से ले सकता है, मगर हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, पोर्शन साइज़ का, कि कितनी अमाउंट में हम उस फूड का इनटेक कर रहे हैं। अगर हम कोई लो पोटेशियम फ्रूट्स ज़्यादा अमाउंट में खा लेंगे तो हमारा पोटेशियम ऑब्वियस बढ़ जाएगा। तो हमने जो फ्रूट्स ले रहे हैं वो लेना है 1 कप, यानी अगर आप 1 कप पपीता ले लें या फिर 1 सेब ले लें, आप 1 कप पाइनएप्पल ले लें या फिर आप 2 चीकू ले लीजिए, या फिर 1 कप आप अंगूर ले लीजिए या 1 कप चेरी ले लीजिए। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा फूड खाना पसंद करते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो फूड छोड़ने के लिए कहा गया है उनको छोड़ के सारे फूड्स अलाउड होते हैं ऑलमोस्ट, मगर आपने ध्यान क्या देना होता है कि आपके सीरम बाइकार्बोनेट्स नॉर्मल लेवल्स में हो। अगर सीरम बाइकार्बोनेट्स आपके नॉर्मल हैं, आप कोई भी फूड खा सकते हैं, मगर अगर आपके सीरम बाइकार्बोनेट्स में कमी है, बॉडी के अंदर जो ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक हो रहा है, तो आपको जितने भी खट्टे फल होते हैं, संतरा, मौसमी, कीनू, आम, इनको अवॉइड करना होता है। बाकी कुछ खास इसमें ध्यान देने वाली बात नहीं होती। अब चलते हैं सॉल्ट पे। एक नमक ऐसी चीज़ है जो एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। नॉर्मली जो भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आता है अक्सर वो सी सॉल्ट ले रहे होते हैं, मगर सी सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो होता है एक प्योर फॉर्म ऑफ NaCl होता है, पोटेशियम अपना सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की प्योर फॉर्म होने की वजह से जो आपका ब्लड प्रेशर रेज करता है वो कई गुना ज़्यादा करता है। हमें कोई ऐसा नमक चाहिए होता है जो आपका टेस्ट तो पूरा सेटिस्फाई करते बट आपका ब्लड प्रेशर उस तरह से ना बढ़ा जिस तरह से सी सॉल्ट बढ़ाता है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं उनको हम यही एडवाइस करते हैं कि आपने पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट लेना है, 1 चुटकी आपने सेंधा नमक लेना है, या फिर 1 चुटकी आपने हिमालयन सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, पिंक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट अपने आप को सेंधा नमक पे रखता है तो पेशेंट के ब्लड प्रेशर को कम बढ़ता हुआ देखा जाता है। इसके पीछे छोटा सा रीज़न है, जो हमने सी सॉल्ट लिया वो प्योर फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड है, मगर जो हम अपना रॉक सॉल्ट लेते हैं, सेंधा नमक लेते हैं, वो नेचुरल अकरिंग सॉल्ट होता है। उसमें ना सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है बल्कि साथ में और ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हमने कोई नमक लेना है तो हम लेंगे रॉक सॉल्ट, वरना हम कोई नमक नहीं लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब नमक से एक दिक्कत और होती है कि जहाँ पर नमक होता है वहाँ पानी होता है। नमक जहाँ होता है उस चीज़ को गलाना शुरू कर देता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर अपनी सोडियम की अमाउंट ज़्यादा है तो आप क्या देखेंगे, आपके लेग पे स्वेलिंग आ रही है, आपके फेस पे स्वेलिंग हो रही है, पानी की ओवरलोडिंग हो रही है। पानी आप कम भी पी रहे होंगे तो भी आपकी बॉडी में वो इकट्ठा हो रहा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी है कि जितने भी पेशेंट हमारे पास साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं, जिनके पैर सूजे हुए होते हैं, फेस सूजे हुए होते हैं, उनको हम छोटा सा काम कहते हैं कि आपने कुछ दिन नमक नहीं खाना। जब पेशेंट अपना नमक बंद करता है 2 दिन के अंदर सारी फेस की स्वेलिंग, लेग की स्वेलिंग ऑटोमेटिक तरीके से डिसअपीयर कर जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर किडनी फेलियर पेशेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर उनके बॉडी के ब्लड के अंदर प्रोटीन पूरा है तो सॉल्ट एक ऐसा इकलौता रास्ता है जो आपको हेल्प कर सकता है अपनी स्वेलिंग को डिसअपीयर करने में। अब चलते हैं लास्ट चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो है पानी। क्योंकि हमारी किडनी ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रही, पानी को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही, फ्लूइड बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, तो अक्सर डॉक्टर ये सोचते हैं कि आपको पानी की अमाउंट कम करनी है। मगर हर किडनी का फेलियर का पेशेंट एक पेशेंट से अलग होता है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अब उसको जज करना किसी भी डॉक्टर के लिए आसान नहीं होता। तो अगर हम ये कहेंगे आपने सिर्फ 1.5 लीटर पानी पीना है या सिर्फ आपने 1 लीटर पानी पीना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रीज़न बीइंग क्या होता है, एक पेशेंट एक कोल्ड क्लाइमेट में अपने AC के अंदर रहता है, दूसरा पेशेंट अपना फील्ड जॉब करता है, मार्केट जाता है, तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक पेशेंट की बोलने की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, उसे काम उसका ऐसा है कि उसे बहुत बोलना पड़ता है, तो उसकी पानी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट पानी की क्या है। अब सवाल उठता है कि इसे कैसे जज किया जाए। तो भगवान ने हमारे माउथ के अंदर सेंसर दे रखे हैं, हमारे लिप्स, हमारी टंग। तो अगर कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट के आप देखते हैं कि लिप्स ड्राई हो रहे हैं, टंग ड्राई हो रही है, तो उस पेशेंट को पानी पीना चाहिए। क्योंकि पानी ना होने की वजह से क्या होगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा। अगर डिहाइड्रेशन होगा तो किडनी यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी प्रॉपर तरीके से, और जब प्रॉपर तरीके से यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी तो जो क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में बन रहा है वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जा पाएगा, और जिसका रिजल्ट ये होगा कि आपको कुछ ही टाइम के अंदर अपने क्रिएटिनिन लेवल में एक जंप देखने को मिलेगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बॉडी के पास इतना पानी होना चाहिए कि वो आराम से उसको फिल्टर करके बाहर निकालती रहे। तो हमने अपने सेंसेस को सुनना है, समझना है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हमने पानी का इंटेक करना है। अगर आपके लिप्स ड्राई ना हो, बिल्कुल ठीक हो, तो आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएंगे, क्योंकि किडनी काम नहीं कर पा रही, वो पानी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और आपको लेग स्वेलिंग या फेस स्वेलिंग के रूप में आराम से देखने को मिलेगा। तो हमने
एक्स्ट्रा पानी भी अवॉइड करना है। तो आपने एक टाइम में आधा कप से लेकर 1 कप पानी एक बार में पीना है, और दोबारा प्यास लगने में आप दोबारा पी सकते हैं, मगर थोड़ा सा गैप के बाद, क्योंकि अगर आप एक साथ खूब सारा पानी पिएंगे तो एकदम किडनी को बहुत सारा काम इकट्ठा करना पड़ेगा जो वो नहीं कर पाती। तो हमने उतना ही पानी देना है बॉडी के अंदर जितना किडनी आराम से फिल्टर कर सके। तो इस चीज़ का ध्यान सारे के सारे किडनी फेलियर के पेशेंट रखेंगे, जिससे उनकी किडनी को किसी टाइप का नुकसान ना हो। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि हम प्रोटीन लॉस को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है तो मेम्ब्रेन की डिसफंक्शनिंग की वजह से हो रहा है, नेफ्रॉन की डिसफंक्शनिंग की वजह से हो रहा है। तो जब तक हम मेम्ब्रेन पे काम नहीं करते, उसके कारण पे काम नहीं करते, कोई भी इस मेम्ब्रेन को बचा नहीं सकता और इससे प्रोटीन लॉस होता रहेगा। तो ज़रूरी है कि हमें किडनी फेलियर के कॉजेज़ पे काम करना है, उसके पीछे कारण पर जाना है। जैसे ही आप अपने कारण को कंट्रोल कर लेंगे, ये मेम्ब्रेन ऑटोमेटिक तरीके से दोबारा से अपनी रिपेयर करना शुरू कर देगी, और आपकी जो प्रोटीन लॉस है वो आपको अपनी रिपोर्ट में कम होता हुआ नज़र आ जाएगा या नील आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हर किडनी फेलियर पेशेंट को समझना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आपको मैं अपने इंटरव्यूज़ दिखाऊँ पेशेंट के साथ, जिससे आप समझें कि जो हम ये सोचते हैं समझते हैं कि किडनी एक बार ख़राब होनी शुरू हो जाए तो वो रुक नहीं सकती, वो किडनी फेलियर की तरफ आपको ही लेके ही जाएगी, आपको डायलिसिस ही करवाना पड़ेगा, आपको ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपकी एक सोच को दोबारा से बदलने की ज़रूरत होती है, और ये इंटरव्यूज़ आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आप इंटरव्यूज़ देखिए, उसकी रिपोर्ट देखिए, फिर हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन, और आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करने वाले हैं जो पेशेंट है टाइप 1 डायबिटीज़ का। पेशेंट को जन्म से ही डायबिटीज़ थी। साइंस संजीवनी में आने से पहले ही तकरीबन 35 यूनिट इंसुलिन की डेली बेसिस पे लेते थे। तो चलिए चलते हैं अब संदीप जी से पूछते हैं कि साइंस संजीवनी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। संदीप जी, जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ 2 महीने पहले, तो क्या कंडीशन थी? सांस फूलती थी और 1-2 कदम भी चला नहीं जाता था। अच्छा। और उल्टियाँ आती थी। उल्टियाँ आती नहीं थी, बट मन करता था कि और क्या दिक्कत महसूस करते थे? फीवर आ जाता था, उठा नहीं जाता था, और पैरों में दर्द रहता था। पिछले 5-6 महीने से डायलिसिस पे 6 महीने से आप डायलिसिस पे थे, और हफ्ते में 2 बार आपका डायलिसिस होता ही होता था। साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट मैंने 2 महीने हो गए। 2 महीने में क्या 2 महीने में मेरा क्रेटिनिन अब 7-7 आ गया है, और पोटेशियम का भी थोड़ा सा पोटेशियम भी बढ़ रहा था, वो भी लो कंट्रोल में आ गया। वो भी कंट्रोल में। और डायलिसिस पहले हफ्ते में 2 बार होती थी, अब 1 बार ही होती है। 1 बार ही होती है। तो अब शरीर में कैसा महसूस करते हो? बिल्कुल, अभी थोड़ी फुर्ती है, और पहले से तो मैं बहुत पैदल भी 4 किलोमीटर भी चल लेता हूँ। चल लेते हो, शरीर में ताकत आनी शुरू हो गई। ताकत है, और सांस नहीं। आपने खुद देखा, ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो पेशेंट के इंटरव्यूज़ हैं, ये खुद बताते हैं कि पेशेंट चाहे पॉलीसिस्टिक किडनी का ही क्यों ना हो, चाहे पेशेंट वो अपना आईजी नेफ्रोपैथी का ही क्यों ना हो, किसी भी किडनी फेलियर की कंडीशन को मैनेज करना आसान काम है। आप पेशेंट को सही टाइप ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट को सही टाइप की डाइट देते हैं, तो कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी किडनी को बचा सकता है डायलिसिस से, ट्रांसप्लांट से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें अपने आप पे काम करना होता है, हमें अपनी नेचुरल डायलिसिस मशीन पे काम करना होता है। जब हम अपनी मशीन पे काम करते हैं, अपनी डायलिसिस अपनी किडनी पे काम करते हैं, तो वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको हैंड टू हैंड अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपनी एनर्जी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।